सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने वी हैव डिस्कस्ड बेसिक अबाउट द लेथ मशीन, और लेथ के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट वाले लेक्चर में व्हाट इज़ लेथ एंड व्हाट इज़ द वेरियस पार्ट्स, और देखने में कैसी लगती है, क्या क्या चीज़ें हैं, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं और किस तरीके से वर्क करती है। ठीक है, तो आज हम बेसिक उसका इंट्रोडक्शन, उसका वर्किंग प्रिंसिपल, पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें इस वाले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं लेथ। पहले लेथ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है इसके अंदर, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मशीन टूल। तो पहली बात याद रखनी है, जो लेथ है आपकी वो मशीन नहीं होती है, वो मशीन टूल होता है। रिमेंबर, लेथ इज नॉट अ मशीन, इट इज अ मशीन टूल। अब आपको देखना है कि मशीन टूल के अंदर मशीन टूल और कटिंग टूल, मशीन टूल और कटिंग टूल, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, ये आपको पढ़ना है। क्या होता है ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये सर्च करना है आपको। तो मशीन जो लेथ है आपकी सबसे पुरानी और बहुत ज्यादा यूज होने वाला मशीन टूल है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड मशीन टूल। ठीक है, कि जो लेथ है आपकी वो सबसे पुरानी है, मतलब पुरानी मशीन जो है उनमें से एक पुरानी मशीन है, और मोस्ट वाइडली यूज मशीन टूल है। मतलब मोस्ट वाइडली का मतलब है बहुत ज्यादा यूज होने वाली मशीन टूल है ये। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, इट इज ऑल एज द मदर ऑफ ऑल मशीन टूल्स। ये जो लेथ होती है, उस लेथ को हम क्या करते हैं, सारी मशीन टूल, जितने भी मशीन टूल्स होते हैं उसकी मदर बोला जाता है, उसकी सबकी जननी बोला जाता है। ठीक है, which machine tool is called as the mother of all machine tool is called, so your answer will be lathe. So lathe is called as the mother of all machine tool. जितने भी machine tools होते हैं, चाहे आपका ड्रिलिंग मशीन हो, शेपर मशीन हो, एंड ऑल अदर मशीन्स डू यू हैव, सो लेथ इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल मशीन टूल। वाई, क्यों बोला जाता है मदर ऑफ ऑल मशीन टूल? क्योंकि ये जो लेथ होती है, उस लेथ मशीन पर लगभग सारे मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं। इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल मशीन टूल। लेथ को हम सारी मशीन टूल्स की मदर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट कैन परफॉर्म ऑलमोस्ट ऑल द मशीनिंग ऑपरेशन और प्रोसेस ऑन इट। क्यों इसको सारी मशीन टूल का मदर इसलिए बोलते हैं? बिकॉज इट कैन परफॉर्म, क्योंकि ये परफॉर्म कर सकता है लगभग ऑलमोस्ट ऑल द मशीनिंग ऑपरेशन और प्रोसेसेस, क्योंकि इस पर हम लगभग सारे मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, इसीलिए लेथ को हम बाकी मशीन टूल की मदर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाई डू वी कॉल द लेथ एज द मदर ऑफ ऑल मशीन टूल्स? देन यू हैव टू राइट, because lathe is called as the mother of all machine tool, because why? Because we can perform almost all the machining operations on it, क्योंकि हम लेथ पर लगभग सारे मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, चाहे वो ड्रिलिंग हो, चाहे वो रीमिंग हो, टर्निंग हो, ये सारे मशीनिंग ऑपरेशन हम कर सकते हैं, इसीलिए लेथ को हम बाकी मशीन टूल की मदर बोलते हैं। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए, लास्ट पॉइंट है, इट इज जनरली यूज्ड टू प्रोड्यूस सिलिंड्रिकल सरफेस। सिलिंड्रिकल सरफेस प्रोड्यूस करने के लिए हम जनरली लेथ को यूज करते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल जो वर्कपीस होता है उस पर सिलिंड्रिकल सरफेस जो होता है वो जनरेट करने के लिए हम जनरली लेथ को यूज करते हैं। वी जनरली यूज लेथ टू प्रोड्यूस द सिलिंड्रिकल सरफेस। ठीक है, ये सिंपल इंट्रोडक्शन हो गया कि लेथ है क्या। अब लेथ किस प्रिंसिपल पर काम करती है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल। ये क्वेश्चन एक साथ बनता है विद अ नीट डायग्राम, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ लेथ। तो आपको ये सारे पॉइंट इसमें लिखने पड़ेंगे। अभी तक हमने सिंपल इंट्रोडक्शन लिख दिया कि लेथ होती क्या है। अब लेथ का वर्किंग प्रिंसिपल के लेथ काम कैसे करती है। ठीक है, मैंने कल आपको डायग्राम भी दिखाया था लेथ का, अगर आपको याद हो तो ये वाला डायग्राम देखो, ये बताया था ना कल, ये सिंपल डायग्राम था आपका लेथ का। इसको थोड़ा सा बस ये कंपोनेंट को थोड़ा बड़ा करना है, ये मैंने बता दिया था आप लोगों को करना क्या है इसमें। तो चलिए वर्किंग प्रिंसिपल देख लेते हैं। देखो, जो लेथ होती है, उस लेथ के अंदर जो आपका वर्कपीस होता है, उस वर्कपीस को हम रोटेटिंग जो चक है, वर्किंग प्रिंसिपल में क्या होता है, ये जो चक होता है आपका रोटेटिंग चक,
इस चक के अंदर हम वर्कपीस को क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, वर्कपीस को हम चक के अंदर होल्ड कर देते हैं और फिर जो आपका टूल पोस्ट होता है, इस टूल पोस्ट पर कटिंग टूल लगा होता है, उस कटिंग टूल को वर्कपीस के अगेंस्ट हम फीड करते हैं। यहाँ आपका वर्कपीस लगा होगा, ठीक है, ये आपका वर्कपीस लगा होगा और इस वर्कपीस के अगेंस्ट हम क्या करते हैं, आपका जो कटिंग टूल होता है उस कटिंग टूल को फीड करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई। तो देख लेते हैं पहला क्या है। पहला पॉइंट है वर्किंग प्रिंसिपल में कि लेथ काम कैसे करती है। तो क्या करते हैं, लेथ रिमूव्स द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ चिप्स बाय रोटेटिंग द वर्कपीस अगेंस्ट अ कटिंग टूल, जनरली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। तो लेथ क्या है, लेथ में जो मटेरियल रिमूव होता है वर्कपीस से, फ्रॉम द वर्कपीस, वो किसकी फॉर्म में रिमूव होता है, चिप की फॉर्म में। ठीक है, अब वर्कपीस को क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं बाय रोटेटिंग द वर्कपीस अगेंस्ट अ सिंगल कटिंग टूल। तो आपका जो वर्कपीस होता है उस वर्कपीस को हम एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के अगेंस्ट रोटेट करते हैं और जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उस एक्स्ट्रा मटेरियल को चिप की फॉर्म में रिमूव कर देते हैं। ओके, दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल। या आप इस तरीके से लिख सकते हो वर्किंग प्रिंसिपल में, इन दिस ए सिलेंड्रिकल वर्कपीस इज फिक्स्ड इन अ चक एंड रोटेटेड इन दैट। एक चक होता है, उस चक के अंदर हम वर्कपीस को फिक्स करके रोटेट कराते हैं एंड वी फीड अ कटिंग टूल और वी फीड द कटिंग टूल, जनरली सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है, अगेंस्ट द रोटेटिंग वर्कपीस। जो रोटेटिंग वर्कपीस है उसके अगेंस्ट जो वर्कपीस होगा उस वर्कपीस को हम चक में फिक्स कर लेते हैं और उस चक को रोटेट कराते हैं। रोटेट कराने के बाद जो आपका कटिंग टूल होता है उस कटिंग टूल को उस वर्कपीस के अगेंस्ट हम फीड देते हैं और आपकी कटिंग हो जाती है। आपका मटेरियल जो होता है वो रिमूव हो जाता है, किसकी फॉर्म में, चिप की फॉर्म में। ओके, सो लेथ रिमूव्स द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ चिप्स बाय रोटेटिंग द वर्कपीस अगेंस्ट अ सिंगल कटिंग टूल। ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। तो वर्किंग प्रिंसिपल में पहली बात आपको समझ में आई कि चक होगा, चक होगा आपके पास, ठीक है, और इस चक के अंदर ये लाइव सेंटर होता है आपका। इस चक के अंदर आप क्या करोगे, वर्कपीस को होल्ड कर लोगे और ये आपका जो वर्कपीस है, ये वर्कपीस आपका रोटेट होगा और कटिंग टूल जो होगा आपका, उस कटिंग टूल को इस वर्कपीस के अगेंस्ट फीड करेंगे तो आपका मटेरियल जो होगा वो चिप की फॉर्म में रिमूव हो जाएगा। इज इट क्लियर? समझ में आया? हाँ जी, यस सर। वर्किंग प्रिंसिपल का पहला पॉइंट क्या, लेथ रिमूव्स द मटेरियल फ्रॉम द वर्कपीस इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। ये तो लाइन मैंने आपसे बोली है कि याद रखनी है, बाय रोटेटिंग द वर्कपीस अगेंस्ट अ कटिंग टूल। और जो कटिंग टूल हम जनरली यूज करते हैं लेथ में वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू व्हाट इज सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, व्हाट इज मल्टी पॉइंट कटिंग टूल एंड व्हाट इज 2 पॉइंट कटिंग टूल। सो फर्स्ट पॉइंट इज क्लियर टू यू, आई थिंक। द सेकंड पॉइंट इज the workpiece is held between the two supports called live center, that is in the chuck, and dead center, that is in the tail stroke। बताया था आप लोगों को कि जो आपका वर्कपीस है उस वर्कपीस को हम इसमें दो सेंटर जो होते हैं उनके बीच में पकड़ लेते हैं। पहला सेंटर जो होता है वो लाइव सेंटर होता है और दूसरा जो सेंटर होता है उसको क्या बोलते हैं, डेड सेंटर। तो मैंने आपको बताया था कि ये 2 पॉइंट होते हैं, एक ये वाला सेंटर आपको दिख रहा है, एक ये वाला सेंटर आपको दिख रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल में मैं बता रहा हूँ। प्रिंसिपल में क्या करते हैं कि जो आपका मटेरियल रिमूव होता है इसके अंदर वर्कपीस को, उस वर्कपीस को हम एक रोटेटिंग चक के अंदर फिक्स कर लेते हैं और फिर क्या करते हैं, जो आपका टूल पोस्ट होता है, इस टूल पोस्ट पे टूल जो लगा होगा उस टूल को हम फीड करते हैं अगेंस्ट दिस वर्कपीस टू रिमूव द मटेरियल। मटेरियल रिमूव करने के लिए इस टूल को हम फीड करते हैं इसके अलोंग, जिस तरीके से आपका मटेरियल रिमूव हो जाएगा। तो दूसरा पॉइंट मैंने बोला है, दूसरे पॉइंट में क्या करते हैं, इसमें जो आपका वर्कपीस होता है उस वर्कपीस को हम होल्ड करते हैं बिटवीन द 2 सेंटर। 2 सेंटर के बीच में होल्ड करते हैं। एक तो देखो ये वाला सेंटर होगा यहाँ पर और एक सेंटर ये वाला होगा। तो 2 सेंटर जो होंगे, पहला सेंटर जो लाइव सेंटर होता है जो कहाँ पर होता है, चक के अंदर होता है, और दूसरा सेंटर होता है आपका डेड सेंटर जो कि किसमें होता है, टेल स्ट्रोक के अंदर। आपको याद रखना है कि डेड सेंटर किसमें होता है, टेल स्ट्रोक के अंदर, और लाइव सेंटर होता है आपका चक के अंदर। इसके अंदर हम क्या करते हैं, वर्कपीस को होल्ड कर लेते हैं इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। इज इट क्लियर? चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं। हाँ बोलिए सर। हाँ
ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तो इसमें वर्कपीस को हम हेल्ड करते हैं बिटवीन द टू सपोर्ट्स कॉल लाइव सेंटर, जो कि चक में होता है, एंड डेड सेंटर। ठीक है, चलिए अब अगला पॉइंट, अगला पॉइंट है द टूल इज फेड, ये फैट नहीं होगा, फेड होगा, FED, फेड। फीड की सॉरी FED नहीं हो, FED, फेड। ठीक है, फीड की फॉर्म है, फीड की सेकंड फॉर्म है FEED। फीड का मतलब समझते हो ना, फीडिंग, फीड करना, तो उसी की एक फॉर्म है, फेड लिखना है। ठीक है, या तो फीड भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फीड भी लिख सकते हो, फेड भी लिख सकते हो। ठीक है, द टूल इज फेड, टूल को फीड किया जाता है किसके अलोंग, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्कपीस टू जनरेट द फ्लैट सरफेस। तो फ्लैट सरफेस जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपका कटिंग टूल होता है, उस कटिंग टूल को हम क्या करते हैं, वी फीड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। नहीं, परपेंडिकुलर थोड़ी ना आएगा, पैरेलल आएगा। द टूल इज फेड, फेड पैरेलल आएगा, PARALL लिखना, फेड पैरेलल, PARELL, पैरेलल। ठीक है, द टूल इज फेड, फेड लिख लेना, पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके पैरेलली हम टूल को फीड करते हैं ऑफ द वर्कपीस टू जनरेट द फ्लैट सरफेस, फ्लैट सरफेस जनरेट करने के लिए। ठीक है, ब्रैकेट में यहां लिख लेना डेप्थ ऑफ कट, DEPTH, डेप्थ ऑफ कट, CUT is given perpendicular, परपेंडिकुलर की स्पेलिंग ये लिखी। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो टूल होता है उस कटिंग टूल को हम क्या करते हैं, पैरेलली फीड करते हैं, किसके, पैरेलली टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्कपीस। जो आपका वर्कपीस है उस वर्कपीस की एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलली हम टूल को फीड करते हैं, लेकिन जो डेप्थ ऑफ कट देते हैं वो परपेंडिकुलर देते हैं। ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के, जो वर्कपीस है उस वर्कपीस की एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलर फीड देते हैं। अब इस लाइन का मतलब क्या है वो मैं आपको समझा देता हूं। देखिए इस डायग्राम में देखो, इस डायग्राम में ये आपका चक है, चक घूमेगा, और मान लिया कि ये आपका वर्कपीस है जो कि इसके अंदर होल्ड किया हुआ है मैंने, ये हेल्ड है। ठीक है, अब ये वर्कपीस घूमेगा, तो देखो डेप्थ ऑफ कट क्या होती है और फीड क्या होती है, वो दोनों टर्म में आपको समझा देता हूं। ठीक है, देखिए मैं इस वर्कपीस को अलग से बना लेता हूं, ये आपका वर्कपीस रहेगा, इसको थोड़ा जूम कर दिया मैंने, जूम करके यहां बना दिया है। अब इसमें क्या होगा, कटिंग टूल आपका यहां रहेगा। ठीक है, कटिंग टूल आपका यहां रहेगा, तो जब भी आप कटिंग करोगे तो भाई थोड़ा ना कुछ वर्कपीस, जैसे आपका ये कटिंग टूल मान लिया, ये आपका कटिंग टूल है, इस कटिंग टूल को आप इधर की ओर क्या करोगे, थोड़ा सा अंदर की ओर मूव कराओगे। जैसे ही अंदर की ओर मूव कराओगे तो हो सकता है ये कटिंग टूल आपका इतना चला जाए, इसके अंदर इतना चला जाएगा, तो क्या होगा, ये आपने डेप्थ ऑफ कट दिया है, डेप्थ ऑफ कट, मतलब आप कितनी डेप्थ एक बार में मटेरियल की कट करना चाह रहे हो, समझ में आ रहा है। ये हो गई डेप्थ ऑफ कट। तो डेप्थ ऑफ कट क्या होता है, ये जो देख रहे हो बीच में जो एक्सिस जा रही है, ये वाली, अगर आप ये वाली एक्सिस बीच में देखोगे ना, ये बीच में जो एक्सिस जाएगी, ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द वर्कपीस। ये जो एक्सिस आप देखोगे ये क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, EXIS, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, जो आपकी वर्कपीस है उस वर्कपीस की एक्सिस ऑफ रोटेशन है ये, ROTATION। ठीक है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलली देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है। अब हम क्या करेंगे, अपने टूल को इधर क्या करेंगे, इस तरफ क्या करेंगे, डेप्थ ऑफ कट देंगे कि कितना मटेरियल आपको एक बार में कट करना है, कितनी डेप्थ एक बार में कट करनी है, और अपने टूल को फिर लेफ्ट साइड में मूव कराते जाएंगे इधर। तो जो लेफ्ट साइड में आप मूव कराओगे ये होगी आपकी फीड, ये क्या हो जाएगी, फीड। ठीक है, तो इसमें फीड जो दी जाती है वो टूल को, कटिंग टूल को पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस दी जाएगी,
और जो डेप्थ ऑफ कट है वो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। ठीक है, ये एक्सिस हो गई, बीच से देखो ये वर्कपीस हो गया, तो इस वर्कपीस के बीच से एक्सिस जाएगी। ठीक है, ये एक्सिस हो गई, और जब आप इधर फीड दे रहे हैं तो देखो ये वाली फीड और ये एक्सिस दोनों एक दूसरे के पैरेलल रहेंगी, लेकिन जब डेप्थ ऑफ कट दोगे तो डेप्थ ऑफ कट इधर दी जाएगी और एक्सिस ये, तो इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। इसीलिए हम बोल रहे हैं कि जो डेप्थ ऑफ कट है वो परपेंडिकुलर दी जाती है और फीड जो होती है वो पैरेलल टू द एक्सिस दी जाती है। ठीक है भाई, समझ में आ गया इतना? हाँ जी, चलिए अब हम देख लेते हैं। चलिए ठीक है, ओके। तो ये हो गया आपका 3 पॉइंट। ये आपका वर्किंग प्रिंसिपल हो गया कि वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, लेथ कैसे काम करती है। लेथ कैसे काम करती है तो उसमें मैंने बता दिया है कि जो आपका वर्कपीस है उस वर्कपीस को हम जो चक होता है रोटेटिंग चक उसमें लगा देते हैं, और फिर जो सिंगल पॉइंट जो कटिंग टूल होता है जनरली, या जो आपका कटिंग टूल होता है, उस कटिंग टूल को हम फीड करते हैं वर्कपीस के, रोटेटिंग वर्कपीस के अगेंस्ट, जिससे कि मटेरियल चिप की फॉर्म में रिमूव हो जाता है वर्कपीस से। ठीक है, और जो आपका वर्कपीस होता है उसको 2 सेंटर के बीच में होल्ड किया जाता है। एक होता है लाइव सेंटर जो कि चक में होता है, एक होता है डेड सेंटर जो कि आपका टेल स्ट्रोक में होता है। और इसके बाद एक और पॉइंट मैंने आपको ये बताया कि जो फीड दी जाती है कटिंग टूल को वो पैरेलल दी जाती है एक्सिस के, और जो डेप्थ ऑफ कट होती है वो परपेंडिकुलर दी जाती है। यहां तक समझ में आ गया? चलिए अब अगला है पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन। पार्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये भी हमें बताना पड़ेगा कि क्या क्या पार्ट्स होते हैं और किस तरीके से किन किन पार्ट्स से आपकी लेथ बनी होती है। बाकी पार्ट्स तो मैंने बता दिए, फिर आपको लिखना है द वेरियस पार्ट्स ऑफ लेथ आर। पहले तो उसकी लेग्स होती हैं। ठीक है, लेग क्या होती है, जिसके ऊपर आपकी जो पूरी मशीन होती है वो माउंट होती है, और जनरली जो लेग्स होती है वो कास्ट आयरन की बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद हेड स्ट्रोक की बात करेंगे। हेड स्ट्रोक क्या होता है, लेफ्ट पोर्शन। हेड स्ट्रोक क्या होता है, इट इज द लेफ्ट साइड ऑफ द मशीन वेयर द चक इज माउंटेड, जिसमें कि चक माउंट होता है, और दैट कंटेन्स द ड्राइव मैकेनिज्म। उसमें ड्राइव मैकेनिज्म अवेलेबल होती है हेड स्ट्रोक के अंदर। ठीक है, ये लेफ्ट में माउंट होता है। इसके बाद तीसरा पार्ट है टेल स्ट्रोक, तो ये राइट में माउंट होता है और जो कि डेड सेंटर कैरी करता है। इसमें डेड सेंटर होता है ना, ये सारी चीजें बताई। कैरीज द मूवेबल पार्ट होता है दैट मूव पैरेलल टू द बेड। जो आपका बेड होता है उस बेड के पैरेलली आपका कटिंग टूल मूव कर, जो आपका पूरा कैरेज होता है उसमें टूल लगा होता है, वो आपका जो पूरे कैरेज को लेफ्ट राइट में जो भी गाइड वेज बने होते हैं, जो आपकी लेथ होगी बेड के अंदर गाइड वेज बने होते हैं। गाइड वेज समझ रहे हो, वो ऐसे वेज बने होते हैं जिसमें आपकी मशीन जो कैरेज होता है वो स्लाइड कर सकता है लेफ्ट में या राइट में। इसके बाद बेड बताया था। बेड क्या होता है, जिसपे आपके बाकी कंपोनेंट माउंट किए जाते हैं, और ये भी कास्ट आयरन का बना होता है। अगला पार्ट है ड्राइव मैकेनिज्म। ड्राइव मैकेनिज्म क्या होता है, जो रिक्वायर्ड मोशन होता है वो रिक्वायर्ड मोशन प्रोवाइड करने के लिए हम ड्राइव मैकेनिज्म का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद एप्रॉन होता है। एप्रॉन जो आपकी मशीन होती है, जो आपका कैरेज होता है उसको लेफ्ट में या राइट में स्लाइड करने के लिए यूज करते हैं। अगला कंपोनेंट क्रॉस स्लाइड। क्रॉस स्लाइड जो होता है आपका कटिंग टूल जो होगा उस कटिंग टूल को क्रॉस फीड देने के लिए होता है ना, इस तरीके से जो फीड होती है। हालांकि मैं ये बता चुका हूँ क्रॉस फीड क्या होती है। क्रॉस फीड देने के लिए कंपाउंड रेस्ट क्या होता है, जब आपकी टेपर टर्निंग होती है जनरली, तो उस टाइम पे आपके कटिंग टूल को टिल्ट कराने के लिए हम कंपाउंड रेस्ट का यूज करते हैं। टूल पोस्ट क्या होता है, टूल पोस्ट वो पोर्शन होता है जहां पर के आप अपने कटिंग टूल को होल्ड करते हो, माउंट करते हो। डेड सेंटर वो पोर्शन होता है जहां जो कि टेल स्ट्रोक में होता है, जो हमेशा सपोर्टिंग के लिए जनरली हम इसको यूज करते हैं। लाइव सेंटर होता है जो कि सेंटर होता है जहां पर आपकी लाइव वर्क कोई भी करना चाहते हो, जो आपका कटिंग जो वर्क पीस जिसके अंदर होल्ड होता है और उसका जो चक्का मूविंग पोर्शन होता है, मूविंग पॉइंट होता है, उसको आपको लाइव सेंटर बोलते हैं। कटिंग टूल क्या होता है, कटिंग टूल इज द डिवाइस विच इज द कंपोनेंट विच इज यूज्ड टू रिमूव द एक्स्ट्रा मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। ठीक है भाई, ये जितने भी कंपोनेंट थे इनको मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बता दिया है, इनके बारे में लिखा है, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, 1 बाय 1 इन सारे कंपोनेंट्स के बारे में एक्सप्लेनेशन है 1 बाय 1, तो उनके बारे में मैं एक एक करके आपको सारे कंपोनेंट्स के बारे में बताना स्टार्ट करूंगा। एक बार जो उसका डायग्राम है वो डायग्राम भी आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपका हेड स्ट्रोक है, वो लेफ्ट पोर्शन होता है और जो बेड के ऊपर माउंट होता है। ये आपका टेल स्ट्रोक राइट पोर्शन होता है जो कि आपका बेड के ऊपर माउंट होता है। और ये जो हेड स्ट्रोक होता है इसके अंदर ड्राइव मैकेनिज्म होती है, मैकेनिज्म वगैरह इसके अंदर लगी रहती हैं, और चक भी इसके लगभग माउंट होता है स्पिंडल के ऊपर। ठीक है, टेल स्ट्रोक जो होता है उसके ऊपर डेड सेंटर होता है जो कि जनरली सपोर्टिंग के लिए यूज करते हैं। लाइव सेंटर वो पॉइंट होता है जो चक के अंदर होता है और जहां पर आपका चक आपका कॉन्टिन्यूसली मूव करता रहता है।
चक वो कंपोनेंट होता है दैट इज यूज टू होल्ड द वर्क पीस। चक भी लिख लेना है इसमें एक कंपोनेंट, होल्ड द वर्क पीस। चक इज दैट कंपोनेंट विच इज यूज टू होल्ड द वर्क पीस, होल्ड द वर्क पीस, जो आपका वर्क पीस को होल्ड करने के काम में आता है। कंपाउंड रेस्ट एप्रोन से क्या करते हैं, मैंने बोला कि लेफ्ट राइट मूवमेंट के लिए होता है। क्रॉस लाइट से क्रॉस मूवमेंट के लिए यूज करते हैं। कंपाउंड रेस्ट टिल्टिंग के लिए यूज किया जाता है वर्क पीस को। टूल पोस्ट में हम कटिंग टूल को होल्ड करते हैं। ठीक है, इमेज बन गई माइंड में कि क्या कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। ये इसका हैंडल है, ये जो है टेलीस्कोप का हैंडल है, HANDLE, दिस इज द हैंडल ऑफ द टेलीस्कोप। ठीक है, चलिए, सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द पार्ट्स वन बाय वन। तो पहला पार्ट मैंने आपको बताया लेग्स होती है। तो लेग्स में क्या है, दीज आर यूज टू सपोर्ट द एंटायर लोड ऑफ द मशीन। जो पूरी मशीन है उस मशीन के पूरे लोड को सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, लेग्स का यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इट इज फिक्स टू द ग्राउंड, ग्राउंड से ये फिक्स होती है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखना है इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन। ये कास्ट आयरन की बनी होती है, क्यों, मैंने बताया था आपको, बिकॉज इट हैज डैम्पिंग प्रॉपर्टी, DAMPING, डैम्पिंग प्रॉपर्टी होती है किसके अंदर, कास्ट आयरन के अंदर। इसीलिए कास्ट आयरन के लेग्स और कास्ट आयरन का बेड बनाते हैं। जो लेथ मशीन का बेड होता है और जो लेग्स होती हैं, कोई भी मशीन हो उसके जो लेग्स ज्यादातर बनती है वो कास्ट आयरन की बनती है। क्यों बनती है, बिकॉज द कास्ट आयरन हैज ए यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड डैम्पिंग प्रॉपर्टी। डैम्पिंग प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी जिसकी हेल्प से कोई भी कंपोनेंट जो होता है वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है जी, हाँ जी बताइए, क्लियर, तीनों पॉइंट लेग्स के तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। चलिए अगला है हेड स्ट्रोक। अब हेड स्ट्रोक मैंने बताया था लेफ्ट पार्ट में, इट इज द लेफ्ट पोर्शन और इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड। ठीक है, तो ये देखो हेड स्ट्रोक क्या है, इट इज सिचुएटेड। सिचुएटेड का मतलब होता है स्थित होना। ठीक है, सिचुएटेड का मतलब क्या होता है, स्थित, स्थित। ठीक है, सो इट इज सिचुएटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द बेड एंड फिक्स्ड। तो ये जो कंपोनेंट होता है हेड स्ट्रोक, वो जो आपका बेड होता है उस बेड के लेफ्ट साइड में होता है और फिक्स रहता है। ठीक है, ये जो हेड स्ट्रोक होता है वो कहां पर होता है, लेफ्ट साइड में होता है बेड के और फिक्स रहता है। दूसरा पॉइंट है इट वर्क्स एज ए हाउसिंग फॉर द लाइव मैकेनिज्म, नहीं होगा ड्राइव मैकेनिज्म होगा, DRIVE, ड्राइव मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये ड्राइव मैकेनिज्म की तरह हाउसिंग की तरह काम करता है। हाउसिंग का मतलब क्या होता है, हाउस का मतलब क्या होता है भाई, घर, हाउस घर ही तो होता है। तो बाकी जो मैकेनिज्म होती है वो सारी मैकेनिज्म, देखो ये जो लेफ्ट साइड में मैंने बताया था कि ये आपका हेड स्ट्रोक होता है, इसके अंदर पुली वगैरह लगे होते हैं, गियर वगैरह लगे होते हैं। बाकी सारी मैकेनिज्म जैसे हो गया, गियर लगे होंगे यहाँ पे और बेल्ट लगी होगी या पुली लगी होंगी, ये सारी चीजें। तो ये सब ड्राइव करने के लिए, जो चक वगैरह होता है इन सबको ड्राइव करने के लिए, कैरेज वगैरह इन सब पे मोशन प्रोवाइड करने के लिए ड्राइव मैकेनिज्म की तरह घर का काम करता है हेड स्ट्रोक। ठीक है, ये वर्ड आपको याद रखने हैं क्योंकि ये आपको बार बार लिखने हैं, इस मशीन में भी लिखने हैं और आगे मशीन जो होंगी उसमें भी याद रखना है। तो ये सेंटेंस याद रखना है, इट वर्क्स एज ए हाउसिंग फॉर द ड्राइव मैकेनिज्म। लाइव में किया जाएगा ड्राइव मैकेनिज्म होगा। ठीक है, इसके बाद अगला पॉइंट क्या होगा, इट सपोर्ट द चक। चक को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है, आपने मशीन में देख लिया होगा डायग्राम के अंदर। ठीक है, इट सपोर्ट द चक, तो चक में इसमें सपोर्ट करने के लिए यूज करते हैं। हाँ जी, समझ में आ गया, ये वाला कंपोनेंट के बारे में समझ में आ चुका है। चलिए अब अगला कंपोनेंट है टेल स्ट्रोक। हाँ, इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, इट कैरीज लाइव सेंटर। इसमें नहीं होता, चक में होता है वो, तो चक के अंदर लिखना है, इसमें नहीं लिखना है। ठीक है, चक में लिखना है वो। अगला पॉइंट है टेल स्ट्रोक। तो टेल स्ट्रोक इसका अगला पार्ट है, उसके बारे में लिखना है, एक एक दो लाइन सब में लिखनी पड़ेगी। तो क्या है, इट इज ए मूवेबल पार्ट लोकेटेड अपोजिट टू द हेड स्ट्रोक। जो आपका हेड स्ट्रोक होता है उसके अपोजिटली माउंट किया जाता है आपका टेल स्ट्रोक। ठीक है, बिल्कुल सही है, हेड स्ट्रोक आपका लेफ्ट में होता है तो इसके अपोजिट मतलब राइट में आपका टेल स्ट्रोक लगा होता है, जो एक मूवेबल पार्ट होता है। बोलो कि सर अभी आप तो फिक्स बोल रहे थे, फिक्स नहीं, मूवेबल पार्ट होता है जो आपका बेड बना होता है। देखो ये बेड होता है आपका, ये बेड है
इसके लेफ्ट में क्या होता था, हेड स्ट्रोक, इसके राइट में होता है टेल स्ट्रोक। टेलीस्कोप। यहाँ पे टेल स्ट्रोक होता है, ठीक है। तो टेल स्ट्रोक क्या होता है, जो आपका बेड होगा ना, ये वाला बेड, इस बेड में गाइड वेज बने होते हैं, गाइड वेज बने होंगे, क्या बने होंगे, गाइड वेज, मतलब वेज बने होंगे इसके अंदर। वे मतलब समझते हो, रास्ता, गाइड, GUIDE, गाइड वेज। गाइड वेज का मतलब क्या होता है, गाइड करने के लिए रास्ते बने होते हैं इसके अंदर, मतलब इसमें स्लॉट कटे होते हैं, और उस स्लॉट के अंदर आपका जो टेल स्ट्रोक होता है, उस स्लॉट के अंदर आपका जो टेल स्ट्रोक होता है, वो टेल स्ट्रोक मूव करता है। ठीक है, ये टेल स्ट्रोक इसके अंदर मूव करेगा, ठीक है, यही पॉइंट लिखा है मैंने, इसीलिए बोला ये मूवेबल कंपोनेंट होता है, ठीक है। विच इज माउंटेड ऑन द अपोजिट, लोकेटेड का मतलब, हाँ, लोकेटेड का मतलब भी स्थित होता है, ठीक है। विच पार्ट, इट इज अ मूवेबल पार्ट विच इज लोकेटेड अपोजिट टू द हेड स्ट्रोक, दैट इज टू द राइट साइड ऑफ द बेड। बेड के राइट साइड में माउंट होता है, या आप बोल सकते हो कि जो हेड स्ट्रोक होता है उसके अपोजिटली माउंट होता है। दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, इट इज जनरली यूज्ड टू सपोर्ट द वर्क पीस, ठीक है। वर्क पीस और जो टूल होता है, उस टूल को सपोर्ट करने के लिए हम जनरली इसको यूज करते हैं। अब बोलोगे कि सर अभी तो आपने बोला था कि टूल पोस्ट पे टूल को माउंट किया जाता है, अब ये टेल स्ट्रोक में कैसे आ गया? बिल्कुल आ जाता है। जब आप ड्रिलिंग करते हैं, याद रखना, ड्रिलिंग हो गई, रीमिंग हो गई, जब कोई अगर लेथ मशीन पे आपको ड्रिलिंग ऑपरेशन करना होता है या रीमिंग ऑपरेशन करना होता है, ये सारे बताऊंगा आपको। रीमिंग क्या होती है, ड्रिलिंग क्या होती है, बोरिंग क्या होती है। जब ये रीमिंग, ड्रिलिंग या बोरिंग ये सारे ऑपरेशन करने होते हैं, तो उस टाइम पे जो आपका डेड सेंटर होता है, उस डेड सेंटर पे हम क्या लगा देते हैं? कटिंग टूल को लगा देते हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ लिखा है, इट इज यूज टू सपोर्ट द वर्कपीस। वर्कपीस को सपोर्ट भी करते हैं या टूल को होल्ड भी किया जाता है इसमें, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए कि अगर हम ड्रिलिंग करेंगे तो कटिंग टूल को कहाँ पकड़ा जाता है? तो जब हम ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं उस टाइम पे हम कटिंग टूल को टेल स्ट्रोक में पकड़ लेते हैं, ठीक है। टूल पोस्ट पे नहीं पकड़ते हैं, टेल स्ट्रोक पे पकड़ते हैं। चलिए, अगला कंपोनेंट है कैरेज। तो कैरेज क्या है? कैरेज इज द मूवेबल पार्ट लोकेटेड बिटवीन द हेड स्ट्रोक एंड द टेल स्ट्रोक। तो क्या है आपका कैरेज? क्या है कैरेज? एक मूवेबल पोर्शन होता है। मैंने आपको बताया था कि कैरेज क्या होगा। इस डायग्राम में देख रहे हो ये वाला कंपोनेंट, ये बीच वाला, इस पूरे को बोलते हैं कैरेज। तो ये किस किस के बीच में? हेड, लाइव सेंटर, डेड सेंटर, या बोल सकते हो हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच में माउंट होता है, और मूवेबल कंपोनेंट होता है जो इन दोनों के बीच में मूव करता रहता है, लेफ्ट में या राइट में स्लाइड करता रहता है, ठीक है। समझ में आ गया? व्हाट इज कैरेज? इट इज ए मूवेबल पार्ट विच इज लोकेटेड बिटवीन द हेड स्ट्रोक एंड टेल स्ट्रोक। जो हेड स्ट्रोक और टेल स्ट्रोक के बीच में माउंट होता है और मूव करता रहता है, ठीक है। अब इट कंटेन्स, इट हैज द फॉलोइंग पार्ट्स। तो कैरेज के अंदर ये सारे पार्ट होते हैं। कौन से पार्ट होते हैं? पहला तो इसमें क्रॉस स्लाइड होता है, दूसरा एप्रॉन होता है, तीसरा कंपाउंड रेस्ट होता है, और चौथा होता है इसके अंदर टूल पोस्ट, ठीक है। क्या क्या होता है इसमें? नीचे, सबसे नीचे एप्रॉन होता है, एप्रॉन के ऊपर क्रॉस स्लाइड, क्रॉस स्लाइड के ऊपर, सॉरी, क्रॉस स्लाइड के ऊपर कंपाउंड रेस्ट, और कंपाउंड रेस्ट के ऊपर टूल पोस्ट होता है, वो पढ़ लेंगे अभी। चलिए, तो पहले देख लेते हैं क्रॉस स्लाइड का काम क्या होता है। हालांकि एप्रॉन ऊपर आना चाहिए था। क्रॉस स्लाइड का काम क्या होता है? इट इज यूज टू गिव क्रॉस फीड, CROSS लिख लेना इसको, क्रॉस फीड। क्रॉस फीड ब्रैकेट में लिख लेना, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द वर्क पीस, ठीक है, टू द टूल। इट इज यूज टू गिव क्रॉस फीड टू द टूल, और ब्रैकेट में ये वाला लिखना है, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द वर्क पीस। अभी मैंने आपको बताया था कि जब क्रॉस फीड देनी होती है, क्रॉस फीड का मतलब है परपेंडिकुलर टू द वर्कपीस। वर्कपीस की एक्सिस तो एकदम ऐसे रहती थी, वर्कपीस की एक्सिस ऐसे थी कि नहीं थी? बताया था आपको किस तरीके से होती है। और आप क्या करते हैं, इसके परपेंडिकुलर फीड जब देंगे, मतलब इस तरफ फीड देंगे, तो ये आपकी क्रॉस फीड हो जाएगी। और क्रॉस फीड देने के लिए हमें क्रॉस स्लाइड का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्रॉस फीड देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्रॉस स्लाइड का। तो इट इज, क्रॉस स्लाइड क्या होता है? इट इज यूज टू गिव द क्रॉस फीड टू द कटिंग टूल, ठीक है, सॉरी, टू द टूल, कटिंग टूल या टूल, ठीक है। क्रॉस फीड का मतलब होता है फीड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द वर्कपीस। एप्रॉन की बात करेंगे। एप्रॉन का काम क्या होता है? इट इज यूज टू मूव द कैरेज, कैरेज को मूव करने के लिए, ठीक है, या स्लाइड करने के लिए, लेफ्ट एंड राइट, इन द लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, इन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। लेफ्ट में, राइट में आप स्लाइड करने के लिए
कैरिज को एप्रोन का यूज करते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं कंपाउंड रेस्ट क्या होता है। कंपाउंड रेस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था, इट इज यूज्ड फॉर द हाँ इसको करेक्ट कर लेना भाई, कंपाउंड रेस्ट को लिखना, इट इज यूज्ड फॉर द एनवलप की जगह पे लिखना एंगुलर कटिंग, ANGULAR, ठीक है। जब एंगुलर कटिंग आपको करनी होती है, हाँ एंगुलर एंगल पे, एंगुलर कटिंग की बात करेंगे तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, उस केस में हम कंपाउंड रेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा टेपर टर्निंग, TAPER, ये भी गलत लिखा है, TAPER होगा, टेपर टर्निंग, ठीक है। टेपर टर्निंग क्या होती है, जैसे ये आपकी शाफ्ट है, इस शाफ्ट पे जब आप कोई एक किसी पर्टिकुलर एंगल पे ऐसी सरफेस जनरेट करती है कोन शेप वाली, तो ये जो सरफेस जनरेट हुई है वो किसी पर्टिकुलर एंगल पे हुई है, टेपर के फॉर्म में हुई है। टेपर अलाउंस पढ़ा था ना आपने, ड्राफ्ट अलाउंस बोला था, हाँ तो ये हाँ तो ऐसा ही टेपर होता है, ठीक है। तो टेपर टर्निंग के लिए बिल्कुल एंगुलर कटिंग के लिए हम इसको यूज करते हैं एप्रोन को, सॉरी कैरिज को। इसके बाद उसमें हाँ उसमें देखो वो बने होते हैं, एंगल बने होते हैं कि कितने एंगल घुमाना है। इसके बाद टूल पोस्ट क्या होता है, बिल्कुल। इसके बाद अगला कंपोनेंट टूल पोस्ट, तो टूल पोस्ट इज दैट पोर्शन विच इज यूज्ड टू होल्ड द कटिंग टूल, कटिंग टूल को होल्ड करने के लिए यूज किया जाता है। जब टूल टरेट होता है तो टूल पोस्ट की जगह पर क्या लगा होता है, मैगजीन लगी होती है, ठीक है। मैगजीन या टूल टरेट लगा होता है जिसमें बहुत सारे कटिंग टूल को आप एक साथ होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दो कंपोनेंट और होते हैं, उनको जल्दी से पढ़ लेते हैं। एक है आपका बेड, तो बेड इट इज ए बेस ऑफ द लेथ, ये लेथ का बेस होता है बेड, या तो बेड बोल सकते हैं या बेस बोल सकते हैं। इट इज द बेस ऑफ द लेथ ऑन विच डिफरेंट पार्ट्स आर माउंटेड एक्सेप्ट द लेग्स, लेग्स के अलावा जो भी पार्ट्स होते हैं वो सारे इस पर माउंट किए जाते हैं, ठीक है। तो बेड क्या होता है, इट इज द बेस ऑफ द लेथ ऑन विच डिफरेंट पार्ट्स आर माउंटेड, बाकी सारे पार्ट माउंट होते हैं एक्सेप्ट द लेग्स, लेग्स के अलावा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें लिखना है, इट इज मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, ये मैंने बताया था क्यों बनाया जाता है, ये भी कास्ट आयरन का बना होता है आपका बेड। इसके बाद ड्राइव मैकेनिज्म, ड्राइव मैकेनिज्म में आपको क्या लिखना है, चलो बाकी चीजें लेथ मशीन के बारे में, ये बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ड्राइव मैकेनिज्म, कटिंग टूल, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए ओके।